हेलो स्टूडेंट्स, मॉनिटर बाबा परिवार में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम हाई स्कूल मैथ के सभी फॉर्मूला की एक साथ मैराथन क्लास को लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हाई स्कूल के सभी फॉर्मूला को एक साथ हमने कवर किया है और अत्यंत कम समय में इस वीडियो को परीक्षा से पहले आपके सामने रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद जिन बच्चों को गणित में कोई भी समस्या आती है, वो समस्या मुझे पूरा विश्वास है कि समस्या दूर हो जाएगी और मैथ अच्छे से समझ में आने लगेगा। अतः इस वीडियो को सभी अच्छे से देखेंगे। वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी महत्वपूर्ण छूट सकता है। अतः वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखें। कहीं भी कोई भी समस्या आती है, कमेंट बॉक्स में शेयर करके आप उसे पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले हम चलते हैं परमेय संख्या क्या है। परमेय संख्या, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो संख्याएं आपकी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी गई होती हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब ये है, जैसे 2/5 हुआ, 5/7 हुआ, 7/9 हुआ। कोई भी ऐसी संख्या जो फ्रैक्शन के रूप में होती है, भिन्न के रूप में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या तुम्हारी वो संख्याएं होती हैं जो पी ओपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे आपका √2 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्या कहलाती हैं। परमेय अपरमेय संख्या समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे है HCF और एलसीएम के सूत्र। इस सूत्र का प्रयोग आपने चैप्टर नंबर 2 में किया होगा। देखिए, चैप्टर नंबर 2 में क्या है, आपने एलसीएम और HCF पढ़े होंगे। एलसीएम HCF में क्या होता है? पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, वो हमेशा दी गई संख्याओं के HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह सब समझते हुए बढ़ते हैं और देखते हैं। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो यहाँ से हम 5 सूत्रों का निर्माण करते हैं। नंबर से समझते हैं। पहला है लासा का, यदि हम मान निकालेंगे, HCF का मान निकालेंगे, तो क्या होगा? जो हमारा HCF है वो HCF यहाँ पे गुणा में दिया गया है, इधर आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से पहला सूत्र बन जाएगा लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे HCF। गलत सूत्र बनेगा लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जिस फॉर्म में लिखा था उसी फॉर्म को सीधा सीधा समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं। पहली संख्या का मान निकालेंगे तो क्या होगा? दूसरी संख्या हमारे गुणा में थी, इसका भाग लगा देंगे, दूसरा सूत्र बन जाएगा। अगला सूत्र चलेगा, जब मासा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? LCM गुणा में था, LCM का भाग लगा देंगे, LCM का भाग लगा दिया। दूसरी संख्या इसी प्रकार प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे? लासा और मासा में पहली संख्या का भाग दे देंगे। ये आपके हुए दूसरे चैप्टर के सूत्र। आगे है रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए, रैखिक बहुपद का मतलब होता है कोई भी ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 होती है। जिसकी घात कितनी होती है? जिसकी घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? घात जिसकी 1 होती है उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद। ठीक, इसके ये फॉर्म है। ये हमेशा सूत्र आपका ax + b के रूप में लिखा रहता है। यहाँ से अगर इसका केवल एक शून्यंक होगा, क्योंकि घात दी गई x की घात 1 होती है, अतः इस समीकरण का घात जो शून्यंक होगा वो भी 1 होगा। आगे क्या है, अगर शून्यंक निकालना होगा तो शून्यंक का सूत्र हो जाएगा -b/a, माइनस का b जो आपकी अचर राशि है वो b बन जाएगी, और a जो x का गुणांक है वो आपका a बन जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारे द्विघात समीकरण दिए गए। द्विघात समीकरण का मतलब होता है ऐसे समीकरण जिनकी घात 2 होती है। जिनकी घात कितनी होती है? जिनकी घात 2 होती है उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ये हमेशा आपके ax² + bx + c के फॉर्म में लिखे होते हैं, जहाँ ये आपका शून्य के बराबर नहीं होता है। इनके दो शून्यों को हम मान लेते हैं, जिन्हें ग्रीक अक्षर अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण में अगर घात 2 होगी तो दिए गए समीकरण के जो शून्यंक होंगे या जो मूल होंगे वो भी हमारे 2 होंगे, जिनमें पहला मूल हम अल्फा मानेंगे, दूसरा मूल हम बीटा मानेंगे। अगर यहाँ से शून्यंक का सूत्र प्राप्त करेंगे तो अल्फा बीटा का हो जाएगा। तो हमारा जैसा कि आगे हम अभी धराचार का सूत्र समझाएंगे। धराचार के सूत्र में क्या होता है? x बराबर -kb + √b² - k4ac/2a। ये आपका धराचार सूत्र है। इस धराचार सूत्र के संबंध में हमें डिटेल्स में वीडियो दे रखी है, जिसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को धराचार का सूत्र अच्छे से समझ नहीं आया या द्विघात समीकरणों वो अच्छे से हल नहीं कर पा रहा है, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकता है, जिससे वो द्विघात समीकरणों को हल करना और द्विघात समीकरणों में श्री धराचार सूत्र का प्रयोग करना अच्छे से समझ जाएगा। आगे चलते हैं। शून्यंकों का मान क्या होता है? इसी में जिन दो चिन्हों का हम प्लस और माइनस का प्रयोग करते हैं उनमें ही हम इसके शून्यंक होते हैं। शून्यंकों का यदि योगफल की बात की जाए तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? योगफल निकालने के लिए हमेशा हमारा सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर, जब अल्फा + बीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -kb/a,
और जब दोनों का गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए। तो यहाँ से हमारे दो सूत्र बनते हैं, मूलों का योगफल या शून्यंकों का योगफल का सूत्र है वो माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा, और जो शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र है वो सी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ से हम दो सूत्रों को समझ चुके होंगे। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, ठीक जिसी प्रकार हमारे रैखिक बहुपद में पढ़ा था, बहुपद की घात एक होती है। जो रैखिक बहुपद थे उनमें क्या होता था, घात हमारी एक होती थी। जितने भी द्विघात होते थे उनमें घात हमारी दो होती थी, लेकिन जितने भी हमारे त्रिघात होंगे उनकी घात हमेशा तीन होगी। तो इनमें बस यही से है, तीन शून्यों को मानेंगे तो पहला अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा, तीसरा गामा हो जाएगा। यहाँ से हम तीन शून्यों को मान सकते हैं। तीनों के सूत्र आपके इसके बस हो रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीनों का अगर योगफल का सूत्र होगा तो वही सूत्र बन जाएगा जैसा अभी पीछे पड़ा था, माइनस के बी अपॉन ए हो जाएगा। इन दोनों के क्रमागत गुणकों का गुणनफल का सूत्र होगा तो हमारा सी अपॉन ए हो जाएगा। और यदि इनका तीनों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का संपूर्ण गुणांक का सूत्र निकालेंगे तो हमारा अचर पद अपॉन एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। अचर पद का मतलब ये होता है जो अंतिम दिया होता है, जहाँ पर डी जो है वो आपका अचर पद है। तो यहाँ से डी अपॉन एक्स क्यू का गुणांक है, तो यहाँ से हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ से ये त्रिघात के प्रमुख सूत्र थे। आगे चलते हैं, आगे है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, चरों का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिनके मान हमेशा चर रहते हैं, बदलने वाले रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, वो आपके चर कहलाते हैं। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ये सभी हमारे क्या हैं, चर होते हैं। अचर का मतलब होता है कोई भी गणितीय अंक हुआ 1 2 3, ये सब हमारे अचर कहलाते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों में क्या होता है, किसी समीकरण में उपस्थित दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। कहने का मतलब कोई भी ऐसा समीकरण जिनमें हमारे दो चरों का प्रयोग होता है उन्हें हम रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे अभी एक्स प्लस वाई इक्वल्स 3 लिख दिया जाए तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ये कैसा हो गया, हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि इसमें हमने दो चरों का प्रयोग किया है। पहला चर हमारा एक्स है और दूसरा चर हमारा वाई है, तो इसे हम कह सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। आगे चलते हैं, रैखिक समीकरण हल करने की हमारी तीन विधियां होती हैं, जिन विधियों को विश्लेषण से समझने के लिए हम आगे देखेंगे। तीन विधियों में पहली विलोपन विधि है, दूसरी प्रतिस्थापन विधि है, तीसरी वज्रगुणन विधि है। अगर ये विधियां आपके समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिएगा, हम इसे अच्छे से समझा के डाल देंगे, बताइएगा। आगे देखते हुए बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण पे आते हैं। जैसा कि अभी पिछले मैंने बताया था, द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिस समीकरण की घात तो दो होती है उसे हम कौन सा समीकरण बोलते हैं, जिस समीकरण की घात दो होती है उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसका जो फॉर्म होता है लिखने का, उस फॉर्म को हम बोलते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल्स में 0 माना जाता है। ये हमारा द्विघात समीकरण का बेसिक रूप होता है। द्विघात समीकरण के और प्रमुख सूत्रों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें क्या होता है, इनके जो मूल होते हैं, मूलों की प्रकृति के संबंध में एक सूत्र होता है जिसे हम विविक्तकर सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम विविक्तकर सूत्र बोलते हैं। विविक्तकर में क्या होता है, सूत्र होता है डी बराबर वी स्क्वेयर माइनस के 4ac। क्या होता है, डी बराबर वी स्क्वेयर माइनस के 4ac। यहाँ से यदि हमारा डी का मान शून्य आता है तो हम कह सकते हैं कि जो भी दिया हुआ समीकरण है उसके मूल वास्तविक होंगे और उसके मूल समान होंगे, दोनों मूल समान आएंगे और वास्तविक होंगे। यदि डी का मान हमारा माइनस में आता है तो हम कह सकते हैं दिए गए जो भी समीकरण है उसके मूल हमेशा हमारे काल्पनिक होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि डी की वैल्यू हमारी प्लस में आती है तो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण है उसके मूल वास्तविक भी होंगे और असमान होंगे। देखिए आगे आपका दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिए होंगे अच्छे से, तो इन्हें ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, जहाँ प्लस के फॉर्मूला में हमारा प्लस का 2ab रहता है, वहीं माइनस के सूत्र में हमारा माइनस का 2ab हो जाता है। वर्गांतर के सूत्र में क्या होता है, वर्गांतर के सूत्र में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी बन जाता है। ठीक, आगे दिए है एक्स प्लस बी, ये हमारा द्विघात रूप का बेसिक फॉर्मूला के रूप में होता है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हमारा बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा, सेम वही रूप रहेगा, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस लग जाएगा। इन सभी सूत्रों को आपने पढ़ा है अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। देखो आगे दिया है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति किसी भी गणित या किसी भी गणित विषय की वह शाखा है जिसमें क्या होता है
जहाँ निर्देशांक का उपयोग कर एक बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है और निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक बिंदु को ज्ञात करने के फॉर्मूला को हम आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, निर्देशांकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी स्थिति को दर्शाने के लिए 1,2 हम लिख सकते हैं या 2,3 लिख सकते हैं। ये हमेशा निर्देशांकों का जहाँ प्रयोग किया जाता है उस ज्यामिति को या उस गणित की शाखा को क्या कहते हैं, निर्देशांक को ज्यामिति कहते हैं। आगे है चतुर्थांश के चिन्ह है। चतुर्थांश के चिन्हों में क्या होता है, हमेशा 4 भागों में बांटा जाता है। पहले को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और जो लास्ट भाग होता है उसे हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, यह अक्ष हमारा एक्स अक्ष होता है, ऊपर वाला अक्ष हमारा वाई अक्ष होता है। यहाँ पर एक्स प्लस का रहता है, यह हमारे ऊपर प्लस का रहता है। उल्टी साइड में एक्स माइनस का हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो वाई माइनस का हो जाता है। प्रथम चतुर्थांश में जितने भी निर्देशांक दिए होंगे वो हमेशा प्लस प्लस में रहेंगे, एक्स का और वाई दोनों का। दूसरे में चलेंगे, दूसरे में क्या होता है, एक्स जो होगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस का हो जाएगा और वाई हमारा प्लस का हो जाएगा। तीसरे में चलेंगे, इसमें दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे। और जब हम चौथे में चलेंगे तो पहला हमारा प्लस का रहेगा, लास्ट वाला हमारा माइनस का रहेगा। इस तरह हम समझ सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में हमारे दोनों प्लस प्लस में रहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में दोनों माइनस प्लस में रहेंगे, तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे तो दोनों माइनस माइनस में हो जाएंगे, और जब हम चतुर्थ चतुर्थांश में जाएंगे तो पहला प्लस और दूसरा माइनस हो जाएगा। यहाँ से आप इन चिन्हों को अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे दूरी का सूत्र है। दूरी के सूत्र में क्या होता है, जो निर्देशांक दिए गए होते हैं उनके बीच की दूरी निकालनी पड़ती है। बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है अंडर रूट के अंतर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो हमारा दूरी का सूत्र होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, x का प्रयोग करेंगे तो x1 प्लस x2 का बट्टे 2 हो जाएगा, और यहाँ से y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बट्टे 2 हो जाएगा। विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र में क्या होता है, दिए गए कोऑर्डिनेट के अनुपात हमारे दिए गए होते हैं और अनुपातों के तहत उनको हम ज्ञात करते हैं। अनुपात कैसे दिए गए होते हैं, अनुपात के रूप में आपको अभी दे देगा कि अनुपात है 1:2, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पहला अनुपात हम m मानेंगे, दूसरा अनुपात n मानेंगे। इस स्थिति में हमारे इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, ये लिखा हुआ है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसे याद करने का हमारा क्रम बन जाता है 23, 31, 12। ये हमारा शॉर्ट टर्म होता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं y2 y3 होगा, दूसरे में हम बोल सकते हैं y3 y1 होगा 31, और 12 में हम बोल सकते हैं y1 और y2 होगा। इनके अंदर का चिन्ह हमें मालूम है माइनस रहता है, तो माइनस करके यहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है त्रिकोणमिति फॉर्मूला में चलते हैं। त्रिकोणमिति फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, जो त्रिकोणमिति समझते हैं पहले कि त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति क्या है, कोई भी समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 अंश का कोण बनता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, जो ऊर्ध्व सीधी भुजा होती है उसे हम लंब बोलते हैं, और नीचे जो क्षैतिज में आती है उसे हम आधार बोलते हैं। हमारी 3 भुजाएं होती हैं। तो क्या है त्रिकोणमिति, क्या है, कोई भी गणित की ऐसी शाखा जिसमें हम लंब कर्ण आधार या समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति फॉर्मूला में चलते हैं। त्रिकोणमिति फॉर्मूला में क्या है, देखिए त्रिकोणमिति में हमारे 6 प्रकार के व्यंजकों का हम प्रयोग करते हैं, जिनमें पहला होता है हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। इनमें क्या होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो हमारा कोसेक होता है, कोस का जो उल्टा होता है वो हमारा सेक होता है, और जो हमारा टेन है उसका उल्टा कोट होता है। तो हम क्या करेंगे, इनमें 3 जो मूल हुए साइन, कोस, टेन, इन तीनों को याद कर लेंगे, शेष 3 को बनाना सीख लेंगे, क्योंकि 3 के जस्ट अपोजिट में चलते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, तो अगर हम कोसेक का बनाएंगे तो क्या करेंगे, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। कोस थीटा का सूत्र आधार बट्टे कर्ण है, यदि सेक में जाएंगे तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। टेन का लंब अपॉन आधार है तो कोट में जाएंगे आधार बट्टे लंब हो जाएगा। इसे याद करने की ट्रिक होती है जिसे हम बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का का मतलब होता है एल अपॉन ए, तो ये लंब बट्टे कर्ण हो गया, पहला व्यंजक निकला। दूसरा ए अपॉन के, ये आपका दूसरा व्यंजक निकला, इससे आधार बट्टे कर्ण बोलेंगे।
और तीसरा हमारा निकल आएगा एल अपॉन ए, जिसे लंब अपॉन आधार बोलेंगे, जो हमारा तीसरा व्यंजक होगा। शेष तीन व्यंजकों को माने क्या करेंगे, इन्हें हम उल्टा बना देंगे और शेष नीचे वाले तीनों के मान निकल आएंगे। इस ट्रिक से हम सूत्रों को आसानी से याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद बने रहेंगे। आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध को देखते हैं। संबंधों में क्या था, जैसा कि अभी आपने ऊपर मैंने बताया था, साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन कोसेक दोनों का मल्टीप्लाई 1 आएगा, क्योंकि साइन है वो किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कोसेक का उल्टा है तो 1/sin, और जब साइन से साइन कट जाएगा तो हमारा 1 निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी विपरीतार्थमक व्यंजकों का गुणनफल होता है तो हमेशा उनके मान 1 आते हैं। सूत्र के रूप में लिखेंगे तो साइन थीटा के यहाँ से बनाएंगे, साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। यहाँ से ऐसे ये सब बन जाते हैं। इन सभी सूत्रों को अच्छे से नोट कर लेंगे, एक बार देखेंगे समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है अनंतकोणमितीय फॉर्मूला है। अनंतकोणमितीय फॉर्मूला में 90 माइनस थीटा के कोण दिए होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस में बदल जाता है, तो जो कॉस 90 माइनस थीटा होगा हमारा किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टेन कोट में चला जाएगा तो कोट हमारा टेन में आ जाएगा, सेक कोसेक में चला जाएगा तो कोसेक हमारा सेक में आ जाएगा, यहीं पे घूम जाएंगे। ये तीन हमारे सर्वसंख्याएं होती हैं, जिनमें पहली सर्वसंख्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 आता है। दूसरा हमारा दिया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और अंतिम प्रमेय होती है सर्वसंख्या के रूप में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होती है। इन तीन सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके हम अन्य सूत्रों को भी यहाँ से स्थापित कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम यहाँ से चाहेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस का कोस है पीछे जाके माइनस का बन जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम ऐसे सूत्रों को भी बना सकते हैं आसानी से। आगे दिया गया है ये मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की त्रिज्या का अगर वैल्यू यहीं से निकालेंगे तो रूट में क्षेत्रफल अपन पाई हो जाएगी। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे आर आंतरिक त्रिज्या और कैपिटल आर बाह्य त्रिज्या हो जाती है। अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, पाई आर में त्रिज्या को दूना जोड़ के व्यास जोड़ देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर बना देंगे। इस तरह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होगा। चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होगी। त्रिज्य खंड का परिमिति का सूत्र, वृत्तखंड का, इनसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन अच्छे से एक बार देख लेंगे। आगे दिया है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर, जहाँ एच आपकी ऊंचाई होती है। एच क्या होती है, ऊंचाई होती है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से शंकु की और एल की बात करेंगे, एल हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है, और तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं एल इक्वल्स रूट में एच स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय का ही एक रूप होती है। आगे चलते हैं। आगे गोले का आयतन है। गोले का आयतन हमारा 4/3 पाई आर की होता है। गोली सेल का आयतन 4/3 दोनों त्रिज्याओं का घन करके घटा देते हैं। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। समद्विबाहु का a/4 भी रूट में 4b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार इंटू ऊंचाई होता है। इस तरह से आगे चलते हैं। घन का आयतन हमारा, घन का आयतन निकालेंगे तो भुजा क्यू हो जाएगा, साइड क्यू बन जाएगा। घन का परिमाप निकालेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा। आयतन का परिमाप निकालेंगे 2 लंबाई इंटू चौड़ाई बन जाएगी। आयत का विकर्ण निकालेंगे रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होगा। वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा साइड स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण निकालेंगे √2 इंटू भुजा करेंगे। आयत का क्षेत्रफल हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया है सांख्यिकी फॉर्मूला। सांख्यिकी फॉर्मूला का मतलब ये होता है गणित की कोई भी ऐसी शाखा जिसके अंदर हम डाटाओं का अध्ययन करते हैं। डाटाओं का मतलब आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। तो जिस शाखा के अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है उसमें क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। सांख्य में मुख्यतः 3 टर्म्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम पहला बोलते हैं समांतर माध्य। पहला क्या होता है हमारा, समांतर माध्य। दूसरी हमारी होती है माध्यिका, और तीसरा हमारा होता है बहुलक। इन 3 का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला होता है
एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ इंटू एफ इंटू एच। यहाँ पर सी एफ हमारी संचयी बारंबारता होती है। इस टॉपिक को हम डिटेल में वीडियो देंगे। आज की वीडियो में बस केवल हम सूत्र पर ध्यान देंगे। जहाँ एल हमारी मध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, एन प्रेक्षकों की संख्या होती है, सी एफ मध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, एफ जो मध्यक वर्ग होता है उसकी बारंबारता होती है, एच हमारा वर्ग का अंतराल रहता है। बलोक पर चलेंगे। बलोक में क्या होता है? बलोक का सूत्र एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू टोटल का एच होता है। ये हमारा बलोक का सूत्र हो जाता है। बलोक के सूत्र में क्या है? एल हमारे बलोक वर्ग की निम्न सीमा होती है, एफ जीरो बलोक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है, एफ वन बलोक वर्ग की बारंबारता होगी, एफ टू बलोक वर्ग की बारंबारता होगी उसकी ठीक बाद वाली होगी, इसके पहले वाली होती है, एच बहुपदों का जो बलोक वर्ग होगा उनके वर्ग अंतराल का अंतर होता है तुम्हारा। बलोक का सूत्र एल प्लस, ये अभी पीछे दिया था वही सूत्र रिपीट है, इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं। आगे अंतिम सूत्र है मध्य। मध्य निकालने के क्या करते हैं हम? सभी संख्याओं को जिस तरह औसत निकालते थे वही हमारा मध्य का सूत्र बन जाता है। सिग्मा एफ एक्स सभी दिए गए आंकड़ों का योग कर लेंगे अपॉन टोटल जितने भी आंकड़े दिए होंगे उन संख्याओं का भाग लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला बन जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने हाई स्कूल के सभी फॉर्मूलाओं का अध्ययन किया। अगले वीडियो में देखते हैं इन सूत्रों का प्रयोग किस तरह से होता है। इन सूत्रों को अच्छे से नोट करके याद करके रखें, जिससे आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।